नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे थे और इसके अंदर जो टॉपिक हम सबसे पहला पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम वैक्सीन या वैक्सीनेशन। और इसके अंदर हमारा आज पार्ट 4 है हमारी क्लास का। तो वैक्सीन जो पार्ट 4 है दोस्तों, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर हम क्या करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसका कॉम्प्लिकेशन जो है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। तो इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मीजल्स है, ओपीवी है, डीपीटी है, टीटी है। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी मीजल्स। मीजल्स एक ऐसी वैक्सीन है जिसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों, जिससे हम किस नाम से जानते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं मीजल्स वैक्सीन की। यहाँ पे जो अगली जो इंपोर्टेंट जो वैक्सीन है उसमें हम पढ़ते हैं मीजल्स। मीजल्स जो वैक्सीन है दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में काफी चीजें, मतलब कि कुछ चीजें मैंने आपको पहले बताई हुई है जब हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा था। थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं। कुछ स्ट्रेन के बारे में भी हमने बात की थी। तो दोस्तों इसके अंदर जो स्ट्रेन यूज होती है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि एडमोन्स्टोन जाग्रेव जो स्ट्रेन है वो यूज होती है, ठीक है। और जैसे बीसीजी जो वैक्सीन है वो फ्रीज ड्राइड फॉर्म में आती है, वैसे ही ये भी एक लाइव एटेन्यूएटेड फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है। अब कोई भी वैक्सीन जो लायोफिलाइज्ड है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, लायोफिलाइज्ड के नाम से भी जानते हैं। कोई भी वैक्सीन जो कि फ्रीज ड्राइड हो या फिर लायोफिलाइज्ड होती है दोस्तों, उस वैक्सीन के अंदर हमें कुछ चीज क्या करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है इसको लिक्विड बनाने के लिए। क्योंकि ये ड्राई फॉर्म है, तो ड्राई फॉर्म में तो हम इसको इंजेक्ट कर नहीं सकते। तो जब ड्राई फॉर्म में इंजेक्ट नहीं कर सकते तो दोस्तों इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो इसको मिक्स किया जाएगा किसके साथ में, तो हमने बीसीजी के अंदर देखा था कि बीसीजी के अंदर हमने क्या मिलाया था, तो नॉर्मल सलाइन मिलाया था। ध्यान रखना, बीसीजी को हमने किससे किया था, नॉर्मल सलाइन से किया था। लेकिन यहां पर हम इसको करते हैं तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये, कि किससे करते हैं, तो डिस्टिल वाटर से, या फिर अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो स्ट्राइल वाटर लिखा हुआ आएगा। डिस्टिल वाटर या फिर जो स्ट्राइल जो वाटर है उससे हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो चीज हमने पहले बात कर ली है, सभी सबक्यूटेनियस जो है वो हम 0.5 ml ही दे रहे हैं। तो 0.5 ml देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं। कौन सी आर्म में देते हैं, तो राइट अपर आर्म में देते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये किसके अंदर देते हैं दोस्तों, राइट अपर आर्म के अंदर ये वैक्सीन क्या की जाती है, इंजेक्ट की जाती है, राइट अपर आर्म में दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हमने मीजल्स वैक्सीन के बारे में पढ़ा था कि ये जो मीजल्स जो वैक्सीन है वो कब कब लगाई जाती है। तो हमने पढ़ा था कि 9 मंथ के ऊपर दी जाती है, और फिर उसके बाद में 16 से जो 24 जो मंथ है उसके ऊपर भी ये वैक्सीन की जो फर्स्ट जो डोज है, सॉरी सेकंड जो डोज है वो दी जाती है। तो फर्स्ट डोज 9 मंथ पे और सेकंड जो डोज है वो 16 से 24 मंथ के ऊपर दी जाती है। तो ये सब चीजें हमने इसके बारे में पहले से भी क्या किया हुआ है दोस्तों, डिस्कस किया हुआ है। अब इसका एक इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा है वो बनता है कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। इसका जो कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों वो क्या होता है, तो इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो याद रखना कि यही एक ऐसी वैक्सीन है जिसका कॉम्प्लिकेशन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी वैक्सीन का कॉम्प्लिकेशन जो है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बनता है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट विल बी मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स जो वैक्सीन है उसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बनता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है। तो लगभग कुछ 1-2 वैक्सीन को अगर हम छोड़ दें दोस्तों, तो जितनी भी वैक्सीन जो होती है ना, उन सब का स्टोरेज जो टेम्परेचर है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। इसका भी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको हम कोल्ड चेन, इस टेम्परेचर को हम कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कोल्ड चेन टेम्परेचर फॉर वैक्सीन इन इंडिया, फॉर वैक्सीन्स इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं इस टेम्परेचर को। कोई पूछेगा कौन सा टेम्परेचर होता है, कोल्ड चेन टेम्परेचर फॉर वैक्सीन इन इंडिया, तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि ये इम्यूनिटी कितनी प्रोवाइड करता है, तो ध्यान रखना ये इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देता है। ये वैक्सीन जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन हमें क्या करती है दोस्तों, प्रोवाइड करती है। और इसके बाद हम इसकी बात प्रोटेक्शन की बात करेंगे, कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो मैंने आपको इस बारे में पहले ही बताया हुआ था। तो हमने फर्स्ट जो डोज है, फर्स्ट डोज लगभग 90% हमें प्रोटेक्शन देती है। और अगर आपने सेकंड डोज और ली है तो दोस्तों ये प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा आपका 99%। ये प्रोटेक्शन कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, 99% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। हमने एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको याद करवाया था, याद करो, रमो टीबी के नाम से हमने इसको पढ़ा था। रूबेला है, मीजल्स है, ओपीवी है, इसके अलावा टिटनस है, और इसके बाद में आपका बीसीजी है। इस फॉर्म के अंदर इनकी एफिशिएंसी होती है सबसे ज्यादा रूबेला, फिर मीजल्स, फिर ओपीवी, फिर टिटनस और फिर बीसीजी वैक्सीन। इस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चंस को भी हमने क्या किया था दोस्तों, किया था। मैंने वहां पे पोलियो में नहीं बताया, एक चीज पोलियो में लिख लेना वहां पे, ठीक है। ये मीजल्स के लिए नहीं है, ध्यान रखना, पोलियो के लिए बता रहा हूँ, ओपीवी के लिए बता रहा हूँ मैं।
ओपीवी है ना दोस्तों, दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, बोथ इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि हम ओरली लेते हैं ना, तो ये लोकल जो इंटेस्टाइनल जो इम्यूनिटी है ना वो भी प्रोवाइड करती है, लोकल क्योंकि इंटेस्टाइन के पास जाती है तो वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और साथ में दोस्तों ये सिस्टेमिक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है, एंटीबॉडी भी बनाती है, हुमोरल बोलते हैं जिसे हम, हुमोरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। तो ध्यान रखना कि ओपीवी वैक्सीन दोनों जो इम्यूनिटी है वो हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है। वहां पे मैंने आपको बताया नहीं था, तो मैं नहीं चाहता कि कोई चीज आपके बच्चे, तो वो कोई चीज आपकी रही नहीं जो एग्जाम में पूछा जाए और आपको प्रॉब्लम हो। तो ये छोटी सी वैक्सीन थी, इतनी ज्यादा डिटेल में और हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कई सारे जो क्वेश्चन है मैंने आपको इससे रिलेटेड करवा दिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसके बाद हम नेक्स्ट वैक्सीन देखते हैं। नेक्स्ट जो वैक्सीन है दोस्तों वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जिसका नाम है दोस्तों डीपीटी वैक्सीन। और हमारे सामने क्वेश्चन है कि प्रिजर्वेटिव दैट इज यूज्ड इन डीपीटी वैक्सीन इन, कि डीपीटी वैक्सीन के अंदर जो प्रिजर्वेटिव जो यूज किया जाता है वो कौन सा होता है दोस्तों, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट होता है, या फिर एल्यूमिनियम फॉस्फेट होता है, थियोमर्सल होता है, या फॉर्मेल्डिहाइड होता है, या फिर एल्ब्यूमिन होता है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन सा हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। डीपीटी जो वैक्सीन है दोस्तों 3 वैक्सीन से बनती है, 3 डिजीज से हमें प्रोटेक्शन देती है, मतलब या 3 वैक्सीन होती है ऐसे भी मान सकते हो आप। डिप्थीरिया टॉक्सोइड होता है इसमें, इसके अलावा दोस्तों एक टिटनस टॉक्सोइड होता है, और एक आपके इसके अंदर होता है पर्टुसिस। पर्टुसिस जो होता है दोस्तों वो एक किल्ड वैक्सीन है, और ये टॉक्सोइड है, तो इनको बताने की जरूरत है ही नहीं, दोनों में लिखा हुआ है ये भी टॉक्सोइड है और ये भी क्या है, टॉक्सोइड है। तो डीपीटी के अंदर 2 टॉक्सोइड वैक्सीन होती हैं, और एक जो वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, किल्ड वैक्सीन होती है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर डीपीटी वैक्सीन का अगर आप टाइम पीरियड कैसे दी जाती है पता है सबको, आपको IM दी जाती है, ठीक है, और 0.5 ml दी जाती है, और IM जितनी दी जाती है वो मैंने आपको साइड बताई रखा है, तो एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। ठीक है, आपको ट्रिक बता रखी है मैंने, आपको और कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं। इस प्रकार से ये डीपीटी जो वैक्सीन वो दी जाती है। कब दी जाती है, तो मैंने आपको इसको अच्छे से करवाया हुआ है कि 6 वीक पे दी जाती है, 10 वीक पे दी जाती है, इसके बाद 14 जो वीक है उस पर दी जाती है, फिर 16 से 24 मंथ के ऊपर इसकी बूस्टर की जो फर्स्ट डोज है वो लगती है, और फिर 5 से 6 साल के ऊपर हम इसके क्या लगाते हैं दोस्तों, बूस्टर डोज सेकेंड लगाते हैं। 5 से 6 साल पे हम बूस्टर डोज सेकेंड भी लगाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, तो ये ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक है नहीं हमारे लिए। अब क्वेश्चंस देखो, डीपीटी वैक्सीन से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं ना दोस्तों, वो कौन कौन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि इसके अंदर हम कौन सा एडजुवेंट्स यूज करते हैं। एडजुवेंट्स कौन सा यूज करते हैं दोस्तों, एडजुवेंट्स मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो किसी भी वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी को क्या कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एडजुवेंट्स के नाम से जानते हैं। तो इस वैक्सीन के अंदर जो एडजुवेंट्स जो यूज किए जाते हैं मेनली वो यूज किए जाते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट। और इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है दोस्तों, प्रिजर्वेटिव वो यूज किया जाता है थियोमर्सल। थियोमर्सल जो प्रिजर्वेटिव है दोस्तों वो इसके अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है डीपीटी वैक्सीन के अंदर। एक इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका एक कौन सी कंडीशन के अंदर हम नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। तो इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है दोस्तों ध्यान रखना, एक्टिव एपिलेप्सी। एक्टिव एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर हम क्या नहीं देते हैं, ये इस वैक्सीन को नहीं देते। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद करना है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है ना, तो कई बार क्लाइंट को फीवर आ जाता है, इसके लिए हम क्लाइंट को पहले से क्या देते हैं, एंटीपायरेटिक साथ में दे देते हैं कि अगर आपको फीवर आए तो आप क्या ले सकते हो, एंटीपायरेटिक जो ड्रग है जैसे पैरासीटामोल है, लाइक दैट ऐसी ड्रग आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यूज कर सकते हो। ठीक है, बस लास्ट एक क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर डीपीटी वैक्सीन को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। कि डीपीटी जो टॉक्सोइड है, या फिर हम कहें डीपीटी के अंदर डिप्थीरिया जो टॉक्सोइड है, मेनली डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, पूरा डीपीटी के लिए नहीं। इसमें डिप्थीरिया जो टॉक्सोइड है उसको असेस करने के लिए, या हम कहें कि डिप्थीरिया टॉक्सोइड की हाइपर सेंसिटिविटी को देखने के लिए कि कहीं हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है किसी पर्सन को इससे, या उससे वो इम्यूनाइज्ड हुआ है या नहीं हुआ, पहले से ही लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई। अगर ये पता करना हो तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है दोस्तों, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सिक टेस्ट के नाम से जानते हैं।
इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सिक टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि डिप्थीरिया के लिए हम कौन सी टेस्ट करते हैं दोस्तों, इसके टॉक्सोइड को असेस करने के लिए कि वो है या नहीं है, इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो सिक टेस्ट किया जाता है। थोड़ा सा सिक टेस्ट के बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। सिक टेस्ट के अंदर क्या करेंगे दोस्तों हम, कि एक आर्म जो है हमारी, एक भुजा है, एक आर्म है, मेरे से डायग्राम थोड़े से खतरनाक ही बनते हैं। ये एक हाथ हो गया, ये दूसरा हाथ हो गया, ये आर्म हो गया आपकी, फोर आर्म। तो एक आर्म के ऊपर तो हम क्या देंगे दोस्तों, सिक टॉक्सिन डालते हैं हम, सिक टॉक्सिन 0.2 ml इंटरडर्मली देते हैं। और दूसरे आर्म के अंदर हम क्या डालेंगे दोस्तों, दूसरे आर्म के अंदर हम जो टॉक्सिन क्या हो चुका दोस्तों, न्यूट्रलाइज्ड हो चुका, वो टॉक्सिन डालते हैं हम, या फिर हम इसको बोलेंगे इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। फिर दोनों को चेक करते हैं। तो अगर इसको हम बोलेंगे टेस्ट आर्म और इसको बोलते हैं हम कंट्रोल आर्म, कंट्रोल आर्म। अगर दोस्तों जो टेस्ट जो आर्म होती है वो अगर रेड हो जाए, यहां पर जहां पर इंजेक्शन लगाया है हमने वो रेड हो जाए, रेड प्लस प्रेजेंट हो जाए, और यहां पर अगर कोई भी चेंज नहीं आए, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आए, ठीक है। आपने यहाँ पर फोरआर्म में इंजेक्शन लगाया, इंटरडर्मली चेक किया, चेक करने के लिए अब ये मत कहना कि सर वैक्सीन तो यहाँ पर इंटरडर्मली दी नहीं जाती, आपने बताया यहाँ लगाई जाती है। यहाँ पर सिर्फ हम टेस्ट कर रहे हैं ना, वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं कि वैक्सीन देनी है नहीं देनी। तो एक आर्म के ऊपर हम जो टॉक्सिन है वो डालेंगे, एक इनएक्टिवेटेड जो टॉक्सिन है वो डालेंगे, ठीक है। दोनों को फिर हम दोनों का कलर चेंज करेंगे। अगर मान लो दोस्तों जो टेस्ट जो आर्म होती है, टेस्ट आर्म के अंदर अगर मान लो कि रेड प्लस आ जाता है, क्या आ जाता है, रेड कलर का प्लस आ जाता है, रेड कलर का इंड्यूरेशन बन जाता है, और यहां पर नॉर्मल कुछ नहीं बनता, कोई चेंज नहीं होता, तो ये टेस्ट क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। अगर किसी बच्चे को ज्यादा समझ में नहीं आया तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रख लेना कि डिप्थीरिया में कौन सा टेस्ट किया जाता है, सिक टेस्ट जो है वो किया जाता है। बस इतना आप इसको क्या कर लेना दोस्तों, याद कर लेना, ये आपके लिए काफी रहेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो बात करते हैं ना, चलो अभी वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रिजर्वेटिव एल्यूमिनियम जो फॉस्फेट है दोस्तों, दैट इज एडजुवेंट, ये एडजुवेंट है, यूज जरूर करते हैं बट एडजुवेंट है, प्रिजर्वेटिव नहीं है। थियोमर्सल इज प्रिजर्वेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थियोमर्सल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, वैसे फॉर्मेल्डिहाइड भी एक प्रिजर्वेटिव होता है बट यहां यूज नहीं करते हैं इसको, ठीक है। और एल्यूमिन जो होता है यहां पर ये एक स्टेबलाइजर होता है, लेकिन ये यहां यूज नहीं किया जाता। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सोल्व। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, पढ़ाई दिया मैंने, सिक टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द इम्यूनिटी स्टेटस एंड हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ विच टॉक्सिन, कौन सी टॉक्सिन के लिए यूज करते हैं, डिप्थीरिया के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे सामने टीटी के बारे में है। थोड़ा सा टीटी के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत अलग क्वेश्चन है। द डोज इन टीटी वैक्सीन इज अबाउट, डोज कितनी है, 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg एंड 0.5 mg। तो सब ml में पढ़ते हैं कि 0.5 ml होती है, तो वहां पर mg में गलत मत कर देना। टीटी वैक्सीन के अंदर 0.5 ml होता है, लेकिन डोज सिर्फ 0.1 mg होती है, ध्यान रखना। डोज कितनी होती है दोस्तों, टीटी के अंदर 0.1 mg डोज होती है, चाहे ये 0.5 ml हम क्या करते हो देते हो, लेकिन डोज कितनी होती है इसकी, 0.1 mg होती है। इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। टिटनस जो टॉक्सिन है इसको डिटॉक्सिफाई करके, मतलब कि काफी हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, क्योंकि हमने ये बैक्टीरिया से लिया है, तो ये बॉडी के लिए क्या रहता है, नुकसानदायक रहता है, हार्मफुल रहता है। तो हम क्या काम करते हैं दोस्तों कि इस टिटनस जो टॉक्सिन है इसको हम क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाइड करते हैं, डिटॉक्सिफाइड। और डिटॉक्सिफाइड करने के बाद में हम क्या बनाते हैं, टीटी के इंजेक्शन बनाते हैं, टिटनस टॉक्सोइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिटनस टॉक्सोइड बनाते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो फिर इसके बाद में ये इंजेक्शन जो है टीटी वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर मान लो कोई भी जो फीमेल है दोस्तों, प्रेगनेंसी के अंदर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम दोस्तों प्रेगनेंसी के अंदर बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर इसकी 2 डोज दी जाती हैं। कितनी डोज दी जाती हैं, 2 डोज दी जाती हैं। एक जो डोज है वो जब भी प्रेगनेंसी एज सुन एज कंफर्म, जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो एज सुन एज दो आप उसको जितना जल्दी दे सको। उसके 1 महीने के बाद 1 मंथ हम सेकेंड जो डोज है वो देते हैं।
सेकेंड डोज हम 1 महीने के बाद देते हैं। टीटी की 1 डोज देने के बाद उसके 1 महीने के बाद हम कौन सी डोज दे देते हैं, सेकेंड डोज दे देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, मान लो दोस्तों आपके पास, मान लो 8th मंथ पे आई, तो आप क्या करोगे, लगाओगे या नहीं लगाओगे? तो भी दोस्तों हम डोज देंगे उसको, जितना भी टाइम है जब भी आती है तो हम फर्स्ट डोज दे देंगे, और उसके 1 महीने के बाद 1 मंथ के बाद हम क्या दे देंगे उसको, सेकंड डोज दे देंगे। मान लो 9 मंथ पे आई, तो 9 मंथ पे आई तो भी दोस्तों हम उसको 1 डोज देंगे, और जब उसका लेबर हो जाएगा तो उसके बाद में हम उसको क्या देंगे, 1 महीने बाद सेकंड डोज देंगे। मतलब आपको डोज जरूर देनी है, आपको मना नहीं करना है कि भाई अब तो आप बहुत लेट हो गए, अब आप टीटी नहीं लगवा सकते, ऐसा नहीं है। आप टीटी लगवाओगे, किसके अकॉर्डिंग लगवाओगे, इस प्रकार से लगवाओगे, आपकी जितना हो सके तो लगा दो। और अगर मान लो लेबर में भी नहीं लगवाया तो उसके बाद भी आप दोनों डोज उसको दोगे, पोस्टमार्टम में भी हम उसको दोनों डोज देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टीटी देना जरूर है। ये क्वेश्चन मान लो आपको माइंड में अभी आना चाहिए कि भाई 8 मंथ की प्रेगनेंसी है, 8 मंथ की है, 9 मंथ की, तो दें या नहीं दें। तो जितना टाइम पीरियड है, अगर आपको 1 महीने का गैप मिल रहा है तो दोनों दोगे, और अगर 1 महीने का गैप नहीं मिल रहा तो 1 तो दे दो, और 1 जो है वो लेबर के बाद दे दो। और हो सके तो वो मैंने आपको बताई थी, आइडियल जो टाइम है वो जितनी जल्दी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तब तक दे दो आप। और सेकंड जो डोज है उसकी वो 1 मंथ के बाद आप टीटी सेकंड डोज है वो क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। टीटी लगभग 10 साल के लिए वैसे प्रोटेक्शन देता है, 10 इयर्स प्रोटेक्शन टीटी क्या करता है दोस्तों, प्रोवाइड करता है। लेकिन वो तब प्रोवाइड करता है जब इसकी फुली इम्यूनाइज्ड हो क्लाइंट, पूरी तरह से क्या हो दोस्तों, इम्यूनाइज्ड हो, और उसका जो वुंड है, अगर उसके अंदर जो घाव बना हुआ है वो माइनर हो, ठीक है, और स्ट्राइल हो। नहीं तो फिर 5 साल मांगते हैं, नहीं तो कितना साल मांगते हैं, 5 साल मांगते हैं। अगर वुंड उसका जो दोस्तों बड़ा है, ठीक है, तो उस समय हम क्या करते हैं, और स्ट्राइल नहीं है तो उसके अंदर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देते हैं टीटे की, और साथ में हम उसको 5 साल ही मानते हैं कि भाई उसके अगर पूरा भी इम्यूनाइज्ड कर रखा है तो कम से कम उसको मतलब 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 साल से ज्यादा हो गया ना तो उसको फिर वापस से हमें क्या करना पड़ता है, इम्यूनाइज्ड करना पड़ता है उस पर्सन को हमें। तो ये आपका टीटी हो गया। अब एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो आपका बनता है कोल्ड चेन से रिलेटेड। अब कई सारे जो क्वेश्चंस हैं कोल्ड चेन से रिलेटेड वो मैं आपको एक साथ करवा देता हूँ। 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, 3-4 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चंस बताता हूँ, फिर हम इस पे आएंगे। कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इन इंडिया इज, की कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इंडिया में कितना है। मैंने आपको ये अच्छे से बताया हुआ है कि वैक्सीन का कोल्ड चेन का जो टेम्परेचर इंडिया के अंदर दोस्तों वो कितना होता है, वो 2 से लेकर और 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो माना जाता है। -20 टू -40 डिग्री जो सेंटीग्रेड है दोस्तों, किसका माना गया है, तो मैंने आपको पहले से करवाया हुआ है, पोलियो का किया गया है। अब अगर आपको 1 साल से ज्यादा इसको क्या करना है, स्टोर करना है, मोर देन 1 ईयर अगर आपको स्टोर करना है, तो ओपीवी जो है पोलियो ओपीवी लिखना चाहिए, ओपीवी जो है उसको हम इतने डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं। -3 से और -5 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ना, ये ध्यान रखना, येलो फीवर की वैक्सीन के लिए होता है, येलो फीवर की वैक्सीन के लिए इतना टेम्परेचर होता है। और बाकी जितनी वैक्सीन है लगभग उन सबको हम 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखते हैं। विटामिन जो ए है उसको हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि मोस्ट हीट स्टेबल वैक्सीन कौन सी है। आपको जानकर अचंभा होगा कि टीटी जो होती है ना, टीटी वैक्सीन जो है मोस्ट हीट स्टेबल वैक्सीन होती है। ऐसे कहा जाता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर भी ये कुछ वीक के लिए रह सकती है, पोटेंट। मोस्ट हीट स्टेबल वैक्सीन टीटी की वैक्सीन होती है। और मोस्ट हीट या थर्मोलेबाइल वैक्सीन कौन सी होती है, तो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, पोलियो वैक्सीन जो है वो मोस्ट हीट या थर्मोलेबाइल वैक्सीन होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट कोल्ड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको एक साथ करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन कोल्ड चेन, ठीक है, ये WIC लिखो इसको ना, गलती से WIL हो गया ये। WIC इन कोल्ड चेन विक आर एस्टेब्लिश्ड एट विच लेवल। अब विक जो है वो भी पता होना चाहिए, उसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, और जो लेवल है वो भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको पढ़ाता हूं। इसके 4 लेवल होते हैं दोस्तों, कोल्ड चेन के है ना 4 लेवल माने जाते हैं। एक जो लेवल है दोस्तों वो स्टेट लेवल होता है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। एक जो लेवल होता है वो कौन सा होता है, स्टेट लेवल होता है, स्टेट लेवल। या कई बार 2 स्टेट भी मिलकर काम कर लेते हैं तो फिर उसे हम रीजनल लेवल के नाम से जानते हैं, रीजनल लेवल। तो पहला ये लेवल होता है कोल्ड चेन के अंदर। दूसरा जो लेवल होता है दोस्तों वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। कि कोल्ड चेन कहां पर बनती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है। वहां से कहां पहुंचती है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचती है वैक्सीन।
डिस्ट्रिक्ट लेवल से दोस्तों वो वैक्सीन पहुंचती हैं, वो आपकी कहां पहुंचती हैं, पीएससी के ऊपर पहुंचती हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है दोस्तों दैट इज सब सेंटर। कई बार इसमें विलेज भी लिखा हुआ जाता है, ठीक है, सब सेंटर ने लिखकर वो क्या लिख देता है, विलेज भी लिख देता है। तो ये 4 लेवल होते हैं वैक्सीन को कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए दोस्तों। 4 लेवल काम करते हैं आपके। एक जो लेवल है वो स्टेट लेवल काम करता है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल काम करता है, फिर पीएससी काम करता है, फिर सब सेंटर काम करता है। तो ये चारों लेवल आपको पता होने चाहिए कोल्ड चेन के अंदर। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों कि स्टेट जो लेवल होते हैं ना, उसके अंदर 2 चीजें यूज की जाती हैं। एक यूज की जाती है विक, WIC, और एक की जाती है WIF। इसको हम बोलते हैं वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन कोल्ड रूम, और इसको हम बोलते हैं वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन फ्रीजर। मतलब बड़े बड़े होते हैं कि आप अंदर तक जा सकते हो, इसलिए इनका नाम पड़ा है वॉक इन कोल्ड रूम और वॉक इन फ्रीजर। तो सिंपल से क्वेश्चन आता है कि विक और विप, विक का पूछ लिया, विप का पूछ लिया। देखो वो तो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, लेकिन जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ सकता है। तो क्वेश्चन मान लो ये आ जाए कि विक कहां एस्टेब्लिश होता है, या फिर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो विप है वो कहां एस्टेब्लिश होता है। तो दोनों के बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। पहली चीज इनका लेवल क्या है। दूसरा दोस्तों इनका टेम्परेचर पूछ लेते हैं। तो विक जो है ना वो लगभग 2 से 8 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ना दोस्तों, वो मेंटेन रखता है। विक कितना रखता है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ठीक है। और जो विप जो होता है ना वो -15 से लेकर और -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन रखता है। -15 से लेकर और -25 डिग्री जो सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है दोस्तों, वो किसके अंदर मेंटेन रहता है, आपका विप के अंदर मेंटेन रहता है। तो विक और विप 2 हो गए। विक वॉक इन कोल्ड रूम 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस है ये, ठीक है, प्लस के 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है ये, और विप -15 से लेकर और -25 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 क्वेश्चन आपके यहां पर बनेंगे कि विक कहां पाया जाता है, विप, और दूसरा इनका जो टेम्परेचर है वो पूछ लेता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है। इसके अंदर भी 2 आते हैं। एक आता है ILR, सिंपल पूछेगा वो ILR कहां से होता है, और वो भी लार्ज, इसमें लार्ज लिखो। और एक आता है लार्ज DF, लार्ज DF। तो इसको हम बोलते हैं लार्ज आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, लार्ज आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। सॉरी रूम है, लार्ज आइस लाइन रूम, रेफ्रिजरेटर लिख दिया मैंने, उधर है। और यहां पर होता है लार्ज डीप फ्रीजर, यहां होता है लार्ज डीप फ्रीजर। टेम्परेचर यहां भी वही है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और इसके अंदर होगा दोस्तों -15 से लेकर और -25 तक, ठीक है। कई बार इसकी कैपेसिटी पूछ लेते हैं कि ILR की कैपेसिटी कितनी होती है। तो ये भी ध्यान रखना, इसकी जो कैपेसिटी होती है ना दोस्तों, ये कितनी होती है, 300 लीटर होती है, या 240 लीटर, 2 लीटर के अंदर ये क्या होता है, अवेलेबल होता है। क्या तो 300 लीटर में अवेलेबल होगा, या फिर 240 जो लीटर है उसमें अवेलेबल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 300 लीटर और 240 लीटर के अंदर क्या होता है, ये अवेलेबल होता है। इसके बाद में आता है दोस्तों, अब बिल्कुल सिंपल है, पीएससी में जहां पर आपने लार्ज लिखा है वहां पर हम स्मॉल लिखेंगे। तो यहां पर बस स्मॉल ILR आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा स्मॉल डीप फ्रीजर, स्मॉल डीप फ्रीजर। बस इतना आपको याद रखना है। यहां पर जो 300 लीटर का जो अवेलेबल था, यहां पर जो अवेलेबिलिटी जो होती है दोस्तों ILR की, ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं कि भाई एक लार्ज है और एक क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो यहां पर कितनी थी, 300 थी और 240 थी, यहां पर 140 लीटर का आता है ये। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर ही आएगा, इसका रूम नहीं आएगा, रेफ्रिजरेटर। यहां भी याद रखना 140 लीटर, ठीक है। यह स्मॉल डीप फ्रीजर हो गया ये। अब लास्ट बच गया आपका सब सेंटर। तो यहां पर आपके यूज होते हैं वैक्सीन कैरियर या फिर डे कैरियर। यहां पर यूज होते हैं आपके वैक्सीन कैरियर, और जो डे कैरियर है वो यहां पे यूज होते हैं। और वैक्सीन कैरियर और जो डे कैरियर है दोस्तों, इनके अंदर रखे जाते हैं क्या, आइस पैक। क्या रखे जाते हैं इनके अंदर, आइस पैक रखे जाते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर ये आ जाता है कि वैक्सीन कैरियर के अंदर कितने आइस पैक रखे जाते हैं और डे कैरियर के अंदर कितने आइस पैक रखे जाते हैं।
तो वैक्सीन जो कैरियर होता है उसके अंदर कितने आइस पैक रखे जाते हैं दोस्तों? 4 आइस पैक रखे जाते हैं। जबकि जो डे कैरियर होता है उसके अंदर कितने आइस पैक रखे जाते हैं? आपके दो आइस पैक रखे जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता था कि आइस पैक जो होता है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है? तो उसके अंदर हम 320 से लेकर और 340 ml कैपेसिटी होती है। आइस पैक कुछ नहीं होते, वो आपने पैक्स ऐसे देखे होंगे, वो बने हुए बॉक्स से होते हैं, इसमें 2 यहाँ पर छेद होते हैं, ये होल बने हुए होते हैं, 2 होल बने हुए होते हैं इसमें। ये होल किसके लिए होते हैं भाई? वैक्सीन को रखने के लिए होते हैं। ये होल किस लिए बने हुए होते हैं? वैक्सीन को रखने के लिए 2 होल क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। और इनकी जो कैपेसिटी होती है वो लगभग 320 से 340 होती है। और इनके अंदर सिर्फ क्या रखा जाता है दोस्तों? वाटर रखा जाता है, वाटर। और कुछ भी चीज हम इसके अंदर क्या नहीं करते, वाटर के अंदर मिक्स नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ क्या डालते हैं? आइस पैक के अंदर हम वाटर डालते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सुनते जाओ आप। मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट पूछता है ये कि पूरा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है? तो उसको ILR को मानते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंपोनेंट है कोल्ड चेन का वो किसको मानते हैं? ILR को। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मिनिमम लेवल ऑफ स्टोरेज, मिनिमम लेवल ऑफ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन। PSC तक हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। सब सेंटर के ऊपर हम कभी भी वैक्सीन को स्टोर नहीं करते, वहां पर तो हमेशा उनको लेके जाया जाता है और लगाया जाता है। ठीक है। स्टोर ज्यादा से ज्यादा हम कहां कर सकते हैं दोस्तों? PSC के ऊपर कर देते हैं। तो PSC के ऊपर ये क्या है? मिनिमम लेवल ऑफ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन कहां पाया जाता है? PSC के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और मैक्सिमम लेवल ऑफ जो इन्फेक्शन है या फिर ब्रेकिंग ऑफ कोल्ड चेन है वो कहां पाई जाती है? ब्रेकिंग ऑफ कोल्ड चेन मोस्टली। तो कोल्ड चेन सबसे ज्यादा ब्रेक होने के चांसेस कहां होते हैं दोस्तों? सब सेंटर लेवल पे होते हैं। ठीक है। सब सेंटर लेवल पे सबसे ज्यादा इसके क्या होते हैं दोस्तों? कोल्ड चेन के ब्रेक होने के क्या होते हैं? चांसेस होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, फिर हम आगे आते हैं। एक क्वेश्चन हमारे मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज इन कोल्ड चेन इज। तो मैंने आपको बताया हुआ PSC जो होता है वो मिनिमम लेवल होता है। PSC जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? मिनिमम लेवल होता है कि वैक्सीन के स्टोरेज के लिए। एक क्वेश्चन है कि डे कैरियर इन कोल्ड चेन कंटेन्स हाउ मेनी आइस पैक। ये कितने आइस पैक होते हैं इसके अंदर डे कैरियर में? तो वैक्सीन कैरियर में 4 होते हैं और डे कैरियर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैक्सिमम चांसेस ऑफ कोल्ड चेन फेलियर कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा चांसेस तो विलेज आई लिखा हुआ या फिर क्या लिखा हुआ? सब सेंटर लेवल पे पाए जाते हैं। क्वेश्चंस करने से ना आपको याद भी हो जाते हैं, साथ के साथ ये क्वेश्चन जो टफ भी हो जाते हैं तो वो याद भी हो जाते हैं। तो ये आपका इससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी एक ये जो पहला जो क्वेश्चन उठाया था उसको देख लेते हैं। इन कोल्ड चेन विक और विप कहां पाए जाते हैं? तो दोस्तों स्टेट और जो रीजनल लेवल है उसके ऊपर आपके विक और जो विप है वो क्या पाए जाते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब लास्ट चीज बता देता हूं, लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं, उससे रिलेटेड हम 2-3 चीजें हम उससे देख लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इज। इंडिया के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था दोस्तों और 1985 के अंदर आया था, ध्यान रखना। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है EPI है, अगर हम बात करें ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर तो ये 1974 में आया था। इंडिया ने इसको कब एडेप्ट किया था? 1978 में किया था। और यूनिवर्सल प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन जो है दोस्तों वो इंडिया के अंदर कब आया था? इंडिया में लॉन्च कब हुआ था? 1985 में होता। तो ये ध्यान रखना। ठीक है। तीनों प्रोग्राम की डेट आपको याद रखनी है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन याद रखना है, इंडिया के अंदर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब आया और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है वो कब आया। तो ये तीनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एक आपको पता होना चाहिए दोस्तों इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा सा। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। तो मिशन जो इंद्रधनुष है ना दोस्तों ये 25 अक्टूबर 2014 को आया था। देखो 25 अक्टूबर को क्यों आया था ये? क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है 2014 में और 25 अक्टूबर को अटल बिहारी वाजपेयी जो होते हैं उसका जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनका क्या है? उनका जन्मदिन उस दिन मनाया जाता है। तो इसी दिन ये लॉन्च किया गया था मिशन इंद्रधनुष, जिसके अंदर मेनली है ना भाई इंद्रधनुष 7 होते हैं। तो मेनली जो 7 जो वैक्सीन है ना दोस्तों उनके ऊपर क्या किया गया था? कंसेंट्रेट किया गया था कि भाई इन 7 वैक्सीन का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है मेनली। ठीक है। मेनली 7 है, वैसे 2 वैक्सीन और बाद में जोड़ी गई है लेकिन वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल नहीं थी। मेनली 7 वैक्सीन होती है। अभी आपको याद कैसे करना है? तो सुबह शाम आप ओम ओम बोलो, आपको याद हो जाएगी। बस सुबह शाम आप क्या बोलो? ओम बोलो
ओम बोलो सुबह शाम, ओम बोलो बीडी, बीडी मतलब सुबह शाम, हमारी मेडिकल लैंग्वेज होती है ना बेसिनेडे, तो ओम को बोलते हैं OHM, ओम स्पेलिंग ये होती है ओम, और BD ये लो BD। तो फिर O फॉर क्या हो जाएगा, OPV मतलब पोलियो के लिए। H फॉर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो गई। M फॉर मीजल्स, मीजल्स के लिए भी हो गई ये लो। इसके अलावा दोस्तों B फॉर BCG, अब आपको सर 7 तो ही नहीं, तो D से DPT ले लो, DP और T। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये 7 के ऊपर काम करता है। 2 वैक्सीन और बाद में जोड़ी गई हैं कि भाई यूनिवर्सल शेड्यूल में शामिल नहीं है, लेकिन वो भी हैं आपकी, जैसे ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी है और जापानी जो एनसेफेलाइटिस है उनको भी जोड़ा गया है। तो वो 2 वैक्सीन और है। तो ये आपका टॉपिक था वैक्सीन से रिलेटेड। मैंने कोशिश की है कि आपको मैंने लगभग हर चीज वैक्सीन के अंदर दोस्तों आपको करवाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया हो कि भाई कोई क्लास खत्म करनी थी, मेरा मकसद था। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आए तो वो गलत न हो, वो गलत बिल्कुल भी न हो। तो हमने 4 क्लासेस के अंदर हमने इसको पूरा किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक की बात करेंगे। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।